जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे भाग 37। शाम के समय अबीर अपने रूम के बाजू में बने अपने होम जिम में वर्कआउट कर रहा था कि तभी निम्मी उसके लिए बादाम का दूध और उसकी डाइट के हिसाब से नाश्ता लेकर ऊपर आई। उसने रूम में देखा तो अबीर दिखाई नहीं दिया। ये अबीर कहाँ है? निम्मी खुद से बोली। तभी उसके वर्कआउट के रूम का ध्यान आया और वो बिना सोचे समझे उस रूम की तरफ बढ़ गई। अबीर सिर्फ शॉर्ट्स पहने रूम में पुशअप्स कर रहा था। लाइट म्यूजिक चालू था और अबीर को अपने वर्कआउट के अलावा मानो और किसी का होश नहीं था। और निमृत हाथ में गिलास पकड़े बिना पलकें झपकाए बस उसे देख रही थी। अब तक सिर्फ फिल्मों और टीवी सीरियल्स में ही उसने इस तरह की बॉडी और फिटनेस वाले हीरो देखे थे। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसका पति अबीर उन हीरोज से कहीं ज़्यादा अपीलिंग और हॉट बॉडी रखता है। पसीने से भीगा अबीर का गोरा बदन निमृत के होश उड़ाने को काफ़ी था। अबीर उसे अच्छा लगने लगा था, पर आज की बात कुछ अलग थी। आज पहली बार निमृत का दिल कुछ अलग लय में धड़का था। निमृत खोई हुई सी अबीर को देख रही थी कि तभी अबीर की नज़र उस पर पड़ी और वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और तुरंत टॉवल से अपने धड़ को कवर कर लिया। निमृत को भी एहसास हुआ कि शायद उसने गलती की अबीर के बिना पूछे यहाँ आकर, और उसने तुरंत नज़रें झुका ली। तब तक अबीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और आंखों गुस्सा लिए एकदम से उसे देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबीर की आवाज़ सख्त थी। वह मैं तुम्हारा प्रोटीन शेक लेकर आई थी। तुम्हारा शेक का टाइम हो गया था ना, और तुम नीचे नहीं आए। मैंने सोचा कि निमृत बोलने को हुई कि अबीर बोल पड़ा। सोचा कि अच्छा मौका है नज़दीकी बढ़ाने का। उद्धरण चिन्ह। नहीं अबीर, वो समीर घर पर नहीं था तो मुझे आना पड़ा। निमृत समझ गई थी कि अबीर को उसका इस तरीके से उसके जिम रूम में आना पसंद नहीं आया, और ख़ास तौर पर जब वह इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा था, तो इसलिए वह तुरंत सफाई देने लगी थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अबीर उससे नाराज़ हो। अबीर की नाराज़गी उसे तकलीफ देती थी क्योंकि उसका झुकाव अबीर की तरफ होने लगा था। समीर नहीं आ सकता था, पर तुम तो आवाज़ लगा सकती थी ना, दरवाज़ा नोक कर सकती थी। पर नहीं, तुम्हें मौका मिला और तुम मुझे देखने से पीछे नहीं हटी। इस तरीके से किसी लड़के के रूम में आना अच्छी लड़कियों की निशानी नहीं। ये काम निम्न सोच वाली लड़कियों के है जो कि यंग और हॉट लड़कों को छिपकर देखती है, वह भी तक जब वह लड़का यूं बिना कपड़ हो। कहते कहते अबीर रुक गया। निमृत को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने जमीन में गाड़ दिया हो। इतनी शर्मिंदगी उसे कभी नहीं हुई थी जितनी आज महसूस हो रही थी, वह भी तब जब उसने किसी दूसरे लड़के को नहीं बल्कि अपने खुद के पति को देखा था। पर यह बात अबीर को समझाए कौन? और निमृत की ना ही इतनी हिम्मत हो रही थी और न ही इच्छा कि वह अबीर को समझाए कि उसने अबीर को देखकर कुछ गलत नहीं किया। तुमसे बात करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अब मुझ पर अपना हक समझने लगो। कुछ चीज़ों में मेरी प्राइवेसी है और मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी प्राइवेसी में दखलंदाजी करें। इस रूम में तुम्हें इस तरीके से आने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें कुछ सोचना चाहिए था कि मैं अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो प्रॉपर ड्रेस में नहीं होऊंगा ना। इस तरीके से किसी लड़के को यूँ देखना क्या तुम्हें शोभा देता है? तुम्हें खुद सोचना चाहिए था निमृत। अबीर नाराज़गी से कहा। सॉरी। निमृत धीरे से बोली और पलटकर खड़ी हो गई। बात सिर्फ सॉरी की नहीं है। सॉरी बोल दो और बात खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं है ना? तुम्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गलती शायद मेरी है, मुझे ही तुम्हें इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए था, अबीर ने कहा। और अगले ही पल निमृत ने वहां रखे स्टूल पर उसका ग्लास रखा और तुरंत वहां से बाहर निकल गई। अबीर ने दरवाज़ा बंद किया और गहरी सांस ली। दिमाग कुछ ठंडा हुआ कि तभी मोंटी का कॉल आ गया। हाँ बोल, अबीर रूखेपन से बोला। अबे बोलना क्या है, घर के बाहर आ जल्दी से, मोंटी बोला। तो अबीर ने गहरी सांस ली और बाहर निकल के आया। क्या हुआ? अबीर ने मोंटी को देख के आंखें सिकोड़ी। अगले ही पल मोंटी ने उसके मुंह में मिठाई ठूंस दी। मेरी शादी तय हो गई है। अगले हफ्ते रिंग सेरेमनी है और 1 महीने बाद शादी, मोंटी ने खुश होकर कहा। क्या मतलब बॉक्सिंग छोड़ दी तूने? अबीर ने हैरानी से कहा। क्यों भला? बॉक्सिंग क्यों छोड़ूंगा? बॉक्सिंग अपनी जगह है और फैमिली अपनी जगह, और तेरे जैसा अंधभक्त नहीं हूँ कुशल जी का। और हाँ, अगर कुशल जी के साथ गलत हुआ इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ गलत हो और हर लड़की गलत हो। और फिर गर्लफ्रेंड और वाइफ में फ़र्क होता है। वाइफ अगर हक जताती है तो हर पल साथ भी तो निभाती है, मोंटी दार्शनिक अंदाज में बोला। और हमें छुप छुप के देखती भी है, अबीर धीमे से बोला। मतलब? मोंटी ने आंखें छोटी कर उसे घुरा तो अबीर ने सारी बात बता दी। अबे चूतिए साले, दिमाग कहाँ रख के भूल गया है? बीवी का हक होता है पति पर और वो देख सकती है। इसमें भाभी गलत कहाँ हुई जो तूने उन्हें इतना सुना दिया? एक तो इतनी कोऑपरेटिव बीवी मिली है कि हर काम तेरे हिसाब से करती है, पर तुझे कद्र ही नहीं। अबे साले, अपने पति को देख रही थी, वो किसी गैर मर्द को नहीं जो तूने यूं इंसल्ट कर दी। वो भी सोचती होंगी कि किस गधे से पाला पड़ा है। प्यार मोहब्बत तो जताता नहीं, डांटता और लड़ता रहता है।
मोंटी बोला और चला गया। अबीर ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर खुद की निमृत की और मोंटी की बात याद की। दिमाग ठंडा हुआ तो उसे समझ में आया कि उसने निमृत को कितना कुछ बोल दिया, वह भी सिर्फ इसलिए कि वह इस कमरे में आ गई थी। ओह गॉड, क्यों मैं बार बार भूल जाता हूँ कि वह मेरी वाइफ है। इस घर में रहती है, उसका हक है मुझ पर, भले वो जताए या न जताए। उसका उस कमरे में आना गलत तो कुछ भी नहीं है। अगर वह यहाँ आ गई और मुझे इस तरीके से देख लिया तो उसकी क्या गलती। वैसे भी सभी नियम कानून तो मैंने बना रखे हैं। उसके लिए तो कोई नियम नहीं है ना कि वह किसी लड़के को नहीं देखेगी या किसी लड़के को नहीं छुएगी, खासतौर पर जब वह लड़का उसका हस्बैंड हो। क्यों मुझसे हर बार ऐसा हो जाता है? क्यों हर बार उसका दिल दुखा देता हूँ, उसे तकलीफ दे देता हूँ? कितनी भी कोशिश करूँ पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। अभी ने खुद से ही कहा और फिर सिर झटका। कितना ख्याल रखती है मेरा। इस बात का पूरा ध्यान है कि मेरा वेट नॉर्मल हो जाए, मैं बॉक्सिंग में क्वालिफाई कर पाऊँ। पर मैं हूँ कि हर समय कुछ ना कुछ ऐसा कर देता हूँ कि सब खराब हो जाता है। अबीर ने खुद से ही कहा और घर के अंदर आया ये देखने की निमृत कहाँ है। अबीर ने अंदर आकर देखा पर निमृत नीचे दिखाई नहीं दी। वह न रसोई में थी और न ही उसके कमरे में, आंगन में भी नहीं थी। उसने सिमरन से पूछा, सिम्मी बेटा निमृत कहाँ है? अभी तो ऊपर ही गई थी आपको शेक देने के लिए अबीर भैया, उसके बाद नीचे नहीं आई शायद। सिम्मी ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। अबीर बोला, अच्छा भैया मैं यहीं पर मेरी फ्रेंड के घर जा रही हूँ तो आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए, क्योंकि समीर भी घर पर नहीं है और दीदी तो शायद ऊपर ही कुछ काम कर रही होगी। सिमरन ने कहा और बाहर निकल गई। अबीर ने दरवाज़ा बंद किया और अम्मा के कमरे में आकर देखा। निम्मी वहाँ पर भी नहीं थी और अम्मा सो रही थी। अब कहाँ चली गई है? कहीं ऊपर ही तो नहीं है। देखता हूँ ऊपर समीर के कमरे में होगी या छत पर, अबीर ने खुद से ही कहा और वापस ऊपर आया। चारों तरफ नज़र दौड़ाई पर निमृत नज़र नहीं आई। समीर के कमरे में देखा तो समीर भी नहीं था और उसे याद आया कि सिमरन ने कहा था कि समीर घर पर नहीं है। अबीर की कदम अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। ऊपर छत पर जाकर उसने देखा निमृत एक कोने में खड़ी बाहर सड़क की तरफ देख रही थी। अबीर ने गहरी सांस ली और उसके बाजू में जाकर खड़ा हो गया। निमृत को अपने पास अबीर के होने का एहसास हुआ पर उसने उसकी तरफ नहीं देखा। वह यूं ही सड़क की तरफ देखती रही। सॉरी निमृत, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अबीर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी पर वह खामोश रही जैसे उसने सुना ही नहीं हो। मानता हूँ गलती हो गई पर इस बार प्लीज़ माफ़ कर दो। अबीर ने कहा, मेरी जिंदगी भी बड़ी अजीब है ना, पता ही नहीं मंजिल कहाँ है और रास्ता कहाँ जा रहा है। बिल्कुल इस खाली सड़क की तरह जो कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होगी कोई नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह, निमृत ने कहा। अबीर ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और चेहरा एकदम कठोर था। किस्मत ही खराब है तो कोई क्या ही कर सकता है। बचपन से अब तक हर बार यही लगता है कि शायद मेरा इस दुनिया में होना ही गलत है। आना ही नहीं चाहिए था मुझे इस दुनिया में। यहाँ आकर ना जाने कितने लोगों की जिंदगी पर बोझ बनी हूँ मैं और न जाने कितनी जिंदगियों पर आगे बोझ बनती रहूंगी। प्लीज़ निमृत ऐसे बात मत करो, बात को ख़त्म करो ना। माफ़ी मांग रहा हूँ न तुमसे। गलती हो गई पर इसका मतलब ही नहीं कि तुम खुद को इस तरीके से दोष दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अबीर ने कहा, तुम पर भी तो मैं एक अनाचाहा रिश्ता हूँ, एक अनचाहा इंसान जिसे तुम पर लाद दिया गया है, जिसे तुमने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारी जिंदगी में आए। मेरा इस घर में होना और हम दोनों का रिश्ता होना दोनों ही तुम्हारे लिए अनचाहे हैं। एक बोझ है तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं क्योंकि तुमसे भी तो पूछा नहीं गया था। निमृत बोली। निमृत प्लीज़ लिसन। अबीर ने बोलना चाहा पर निमृत बीच में ही बोल पड़ी। किसी किसी की किस्मत भगवान काली स्याही से ही लिखते हैं और उन्हीं बदनसीबों में मैं भी तभी तो जब 5 साल की थी तब मम्मी गुजर गई और 5 साल की बच्ची के हाथों में थमा गई अपनी 2 साल की मासूम बच्ची की जिम्मेदारी। वह 5 साल की बच्ची जिसे अभी खुद माँ के आंचल की जरूरत थी। अचानक उसे माँ बनना पड़ा उस 2 साल की बच्ची के लिए, क्योंकि कितनी भी छोटी रही हो वह 5 साल की बच्ची पर उस 2 साल की बच्ची से तो बड़ी ही थी ना, जो कि उसकी छोटी बहन थी। निमृत ने कहा और गहरी सांस ली। अबीर बस खामोशी से सुनता रहा क्योंकि आज पहली बार था जब निमृत का दर्द उसकी आवाज़ों में साफ समझ आ रहा था। वह 5 साल की बच्ची जो अब तक अपनी माँ का आंचल पकड़कर घूमती थी आज अपने पापा के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन को चुप कराना सीख रही थी। उसके लिए दूध तैयार करना और उसे दूध पिलाना सीख रही थी, क्योंकि उसके पापा को दुकान जाना था और अगर दुकान नहीं जाते वो तो दोनों बच्चियों का पालन पोषण कैसे होता, और अगर जब दुकान जाएंगे वह तो उस छोटी बच्ची को कौन संभालेगा, यही फिक्र थी उन्हें। फिर भी वह 5 साल की बच्ची अपनी छोटी बहन सिमरन के लिए उस दिन एकदम से बड़ी हो गई। निमृत की आंखें भर आए। कभी सोचा नहीं था कि माँ के जाने के बाद बड़प्पन इस कदर मुझ पर हावी होगा कि बचपन कभी जी ही नहीं पाऊंगी। बचपन कब निकला और कब कब किशोरावस्था में आई पता ही नहीं चला। पर संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुए।
उस बड़े पापा के घर में रहते रहते चैत का सामना करना और अपनी छोटी बहन को उससे सुरक्षित करना पड़ा। पर फिर भी एक तसल्ली थी कि हाँ, बड़ी माँ बड़े पापा तो साथ में है। पर किस्मत का खेल देखो कि वह घर भी छोड़ना पड़ा। क्या ही बिगड़ जाता है अगर चैत हम दोनों को बहन ही मानता रहता। क्या बिगड़ जाता अगर उसने सिमरन के ऊपर गलत नज़र नहीं डाली होती। कम से कम परिवार तो रहता हमारा। इस तरीके से अनाथ तो नहीं होती कि किसी अनचाहे रिश्ते में बंधना पड़ता। निम्मी ने आगे कहा। अबीर की आंखों में भी हल्की नमी आ गई तो वहीं निमृत की आंखों के आंसू गालों पर आ गए। इतना सब करने के बाद भी ईश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो पिता का साया भी सिर से छीन लिया और मजबूरी में बांध दिया तुम्हारे साथ रिश्ता। अगर तुमसे नहीं पूछा गया तो मुझे कौन सा पूछा गया था। पर वही बात है, तुम लड़के हो और ये तुम्हारा घर है। तुम अपनी मनमर्जी कर सकते हो, तुम दुत्कार सकते हो, तुम नाराजगी दिखा सकते हो, तुम रिश्ते को ना कर सकते हो। पर मैं लड़की हूँ, इस घर में रहने को मजबूर हूँ, इस रिश्ते में बंधने को मजबूर हूँ। इसलिए ना ही तो इनकार कर सकती हूँ ना ही यहाँ से जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो घर भी नहीं है। आश्रित हूँ तुम पर और इस घर पर, निमृत ने कहा और अपनी जलती आंखों से अबीर की तरफ देखा। तुम्हें देख लिया मैंने तो तुमने मेरे चरित्र पर उंगली उठा दी, बिना ये सोचे कि मैंने ऐसे किसे देखा था। अपने पति को ही देखा था, न किसी गैर मर्द को तो नहीं। हाँ, मानती हूँ कि तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, तुमने मुझे पत्नी नहीं माना है, पत्नी का अधिकार नहीं दिया है और तुमसे कभी अधिकार मांगूंगी भी नहीं। पर इस बात को तो नहीं झुठला सकते कि दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, समाज के सामने ही सही हम पति पत्नी है। मैंने अगर किसी दूसरे लड़के को देखा होता तो तुम मुझको नाराज हो सकते थे, तुम मुझे 4 बातें सुना सकती थे। पर आज यूं मुझ पर आरोप लगाना, मुझे मेरी गलती का एहसास है निमृत, प्लीज़ बात को ख़त्म करो। अबीर बोला। बात खत्म हो चुकी है, पूरी तरीके से बात खत्म हो चुकी है। मैंने अपनी बात खत्म की और अब कभी ऐसा दोबारा नहीं होगा, निमृत ने कहा और तुरंत वापस मुड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी कि अबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा अबीर, जाने दो, मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी है। नहीं जाने दे सकता। इतनी तकलीफ, इतना दर्द अपने सीने में लिए घूम रही हो और किसी से कुछ भी नहीं कहती। सबके मन का करती हो, सबकी खुशी का ख्याल रखती हो, कभी अपने बारे में नहीं सोचती। अबीर बोला। सबकी अपनी अपनी किस्मत है अबीर त्रिपाठी। कुछ लोगों के हिस्से हर कर्म हर बलिदान के बाद भी सिर्फ बदनामी, लांछन और अकेलापन आता है। निम्मी ने धीमे से कहा। गलती मेरी है निमृत और इसके लिए तुम जो चाहे मुझे सजा दे दो, पर प्लीज़ इस तरीके से नाराज मत हो। यूँ मुझसे नाराज ना हो। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे साथ एक नॉर्मल रिश्ता जुड़ता जा रहा है। तुम्हारा साथ सुकून देने लगा है। तुम्हारे नॉर्मल व्यवहार से बोझ उतर गया है दिल का। लड़कियों को लेकर जो मन में डर था खत्म हुआ है। इस रिश्ते को लेकर जो एक तनाव था वह तुम्हारे व्यवहार से खत्म हो गया है। अब प्लीज़ मुझे किसी गिल्ट में मत छोड़ो, मुझे माफ़ कर दो निमृत। अबीर भावुक हो उठा। मैं नाराज नहीं हूँ अबीर, और सच कहूँ तो मुझे नाराज होने का हक भी नहीं है, निमृत ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। पर अगले ही पल अबीर ने उसका हाथ पकड़ उसे खींचा तो वह उसके सीने से जा लगी। मैंने तय किया था कि जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता मैं किसी को अपने जीवन में शामिल नहीं करूंगा, तो यह मेरी प्रॉब्लम है। पर तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं है। तुम इस रिश्ते को मानती हो, स्वीकार करती हो और इस हिसाब से तुमने मुझे देखा तो कुछ गलत नहीं किया। मुझे मेरी भूल का एहसास है। आज तुम्हारी गलती नहीं है, अबीर ने कहा तो निमृत ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। प्लीज़ निमृत, माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, अबीर ने कहा तो निमृत ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और उसके सीने से सिर टिका एकदम से रो पड़ी। प्लीज़ अबीर, मुझे गलत मत समझा करो। तुम रिश्ता मानो ना मानो मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब दिल करे तब तुम मान लेना। तुम जैसे जो चाहो वैसे स्वीकार कर लेना। जब तक तुम नहीं मानना चाहते मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। पर मुझे गलत मत समझो प्लीज़। तुम मुझे अगर गलत समझोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी, तुम्हारी नज़रों में गिरकर इस घर में रह नहीं पाऊंगी, निमृत में रोते हुए कहा तो अबीर ने अपनी बाहों का घेरा उसकी पीठ पर कस दिया। मैं मानता हूं ना कि गलती मेरी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, इस बात को मैं भी नहीं झुठला सकता। बस थोड़ा सा समय मांगा था मैंने और तुमने मुझे वो समय दिया है। ये तुम्हारा मुझ पर एहसान है। अब दुखी मत हो प्लीज़। मैं हर पल हर समय तुम्हारे साथ हूँ, एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह। बस कहते कहते हैं अबीर रुक गया। और मुझे तुमसे पत्नी का कोई भी अधिकार अभी चाहिए भी नहीं। तुम पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और जीत के आओ। अपना और कुशल सर का सपना पूरा करो। निमृत ने उसकी आंखों में देखा। थैंक यू, अबीर बोला और न जाने किस भावना में बंद उसके माथे पर होंठ रख दिए। निमृत की आंखें इस पल में बंद हो गई और एक सुकून दिल और आत्मा में उतर गया। तो मित्रों, मिलते हैं अगले भाग के साथ जल्दी ही।